ठीक है, चलिए फिर आपको पीडीएफ नोट मिल गया होगा ना। तो आज बेसिकली ना वो एक नेक्स्ट टर्न पे एक वोल्टामीटर का क्वेश्चन बचा हुआ था ना, तो वो वाला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, मैंने आपको आज पीडीएफ शेयर किया था, तो उसमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें अगर हम क्वेश्चन को देखें तो उसमें कुछ क्वेश्चन इस तरीके का है। आपका है कि एक पीएमसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 50 माइक्रो एम्पियर, यानी कि करंट का जो आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो दे रखा है वो आपको बेसिकली 50 माइक्रो एम्पियर दे रखा है। ओके, फिर दे रहा है कि एंड मीटर रेजिस्टेंस, आपको जो मीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपको 1700 ओम दे रखी है। ठीक है, इस टू बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टामीटर रेंज, इसको अलग अलग वोल्टामीटर रेंज में कन्वर्टेड करना है कि V = 10 वोल्ट, फिर आपको दे रखा है एक 50 वोल्ट और फिर आपको दे रहा है 100 वोल्ट। यानी कि एक बार वोल्टामीटर को आपको 10 वोल्ट रेंज में ऑपरेट करना है, एक बार वोल्टामीटर को आपको 50 वोल्ट में ऑपरेट करना है और एक बार वोल्टामीटर को आपको 100 वोल्ट में ऑपरेट करना है। ठीक है, the switch is connected to the point ABC respectively as shown in the figure. What are the value of the multiplier resistance? तो इसका सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। तो अगर इसका हम एक डायग्राम ड्रॉ करें तो हम डायग्राम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक सिंपल करंट सोर्स है, ये एक रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है। इस तरीके से ये हमारा पॉइंटर कुछ A है, ये पॉइंट हमने B मान लिया, ये पॉइंट हमने C मान लिया और इस तरीके से हमारा ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ पर्टिकुलर पॉइंट है। ये रेजिस्टेंस हमारा R1 है, ये रेजिस्टेंस हमारा R2 है, ये रेजिस्टेंस हमारा R3 है। ये जो करंट है वो आपकी 50 माइक्रो एम्पियर फ्लो हो रही है और जो मीटर का रेजिस्टेंस है वो 1700 ओम है। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या करना है इस क्वेश्चन में, टारगेट क्या है हमारा, वी हैव टू बी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ, अगर हम वोल्टमीटर को 10 वोल्ट रेंज में, 50 वोल्ट रेंज में, 100 वोल्ट में बनाना चाहते हैं तो उसके मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है। तो वी हैव टू बी जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 एंड R3। बेसिकली हमें R1 R2 का R3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कहने का एक और मतलब है इसमें कि जब हम इसको R1 के लिए फाइंड आउट करेंगे, जब हम R1 रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा वोल्टेज है वो V1 है। जब R2 रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा करस्पॉन्डिंग वोल्टेज है वो V2 है और R3 रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा करस्पॉन्डिंग वोल्टेज जो है वो बेसिकली हमारा V3 है। तो अगर हम V1 की वैल्यू देखें तो V1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 10 वोल्ट गिवन है, V2 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें 50 वोल्ट गिवन है और जो V3 की वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में 100 वोल्ट गिवन है। दिस इज द वैल्यू ऑफ V1, V2, V3 वी हैव टू बी गिवन। तो इस क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल सबसे इसी तरीका यही है कि हम अपनी नॉर्मल केवीएल इक्वेशंस को लगाकर हम इस क्वेश्चन को करने की R1 R2 R3 की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले आपका डायग्राम जो है वो बेसिकली स्टैंडर्ड डायग्राम ये है। अगर मैं इस पॉइंटर, एक बार क्या करेंगे इस पॉइंटर को हम ए पे कनेक्ट करेंगे, फिर एक बार क्या करेंगे ये हमारा वाइपर है, इस वाइपर को फिर हम किस पे ले जाएंगे, बी पे ले जाएंगे, फिर इस बार एक वाइपर को किस पे ले जाएंगे, हम वाइपर को सी पे ले जाएंगे। तो ए बी सी तीन पोजीशन पे हम वाइपर को ले जाएंगे। जब हम वाइपर हमारा इस पर्टिकुलर ये पॉइंटर मान लीजिए, वाइपर मान लीजिए, तो जब ये पॉइंटर ए पे कनेक्टेड होगा तो हमें R1 और R2 रेजिस्टेंस से कोई मतलब ही नहीं है। वी हैव टू बी ओनली ए सर्किट इज लाइक दैट कि आपका एक रेजिस्टेंस ये है, ये आपका एक एमीटर है, ये आपका रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है, और यहाँ पे आपका 1700 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 50 माइक्रो एम्पियर की करंट है। ओके, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो R1 के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना है, V1 है, और V1 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको सर्किट में 10 वोल्ट गिवन है। आपसे क्या पूछ रहा है, R1 की वैल्यू पूछ रहा है। इट इज सिंपल नेटवर्क क्वेश्चन। तो क्या करें हम सिंपल केवीएल लगा देते, क्वेश्चन में केवीएल लगाएं तो क्या रखेंगे हम, V1 माइनस IM V1, अगर इसका रेजिस्टेंस RM लिखूं और इस रेजिस्टेंस को मैं R1 लिखूं, करंट कितनी फ्लो हो रही है 50 माइक्रो एम्पियर करंट आपको गिवन है, माइनस कितना हो जाएगा IM R1 इक्वल टू 0। तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा IM ब्रैकेट में RM प्लस R1। तो V1 अपॉन IM इक्वल टू RM प्लस R1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1, अगर यहाँ से R1 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो R1 इक्वल टू आ जाएगा हमारा V1 अपॉन IM माइनस का RM। ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट द वैल्यू इज इक्वल टू R1। ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, R1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अगर इसी, अब ये क्या हो गया, इस तरीके से हमने R1 की वैल्यू को क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस वाइपर को ए पोजीशन से, अगर इस वाइपर को हम बी पोजीशन पे ले जाएंगे तो अब क्या होगा, हमारा R2 भी कंसीडरेशन में आ जाएगा। अब इफेक्टेड सर्किट हमारा क्या बनेगा, अब इफेक्टेड सर्किट हमारा ये 1700 ओम का रेजिस्टेंस है, ये एक एमीटर है, ये एक रेजिस्टेंस R1 है,
ये एक रेजिस्टेंस आपका R2 है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस कितना है, मीटर का रेजिस्टेंस 1700 ओम है, करंट कितनी है आपकी 50 माइक्रो एम्पियर की है, और इस R2 के लिए वोल्टेज कितना आपको गिवन है सर्किट में, V2 गिवन है। आप फिर से क्या लगा दीजिए, इसमें KVL लगा दीजिए। अगर आप इस सर्किट में फिर से KVL लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, हम फिर से KVL लगाएं तो V2 माइनस का IM R1 माइनस का IM R2 माइनस का IM R1 इक्वल टू 0। तो V2 डिवाइडेड बाई IM कितना हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस RM, ठीक है। R1 आप पहले यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हो, RM आपको 1700 गिवन है, IM आपको 50 माइक्रो एम्पियर गिवन है, V2 आपको सर्किट में गिवन है 50 वोल्ट। तो यहाँ से फाइनली क्या निकाल लेंगे आप, R2 की वैल्यू निकालेंगे। तो इस तरीके से क्या निकल जाएगा आपका R2 निकल जाएगा। अगर आप इस सर्किट में R3 निकालने की कोशिश करोगे तो R3 सर्किट निकालने के लिए इस वाइपर को क्या करोगे, यहाँ पे मूवमेंट करोगे। तो अब क्या होगा कि इसी सर्किट में क्या चेंजेस होगा आपका, अगर हम इसी सर्किट्स को देखें तो क्या चेंजेस होगा इसमें, इसी सर्किट में यहाँ पे एक R3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो जाएगा और वोल्टेज यहाँ कितना हो जाएगा, V3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो, R3 रेजिस्टेंस की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरह का क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजिली कर सकते हैं, ठीक है। कुछ थोड़े से और तरह के क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन मैंने और लिए हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है और पहले ये PSU में बहुत पूछा जाता था, कुछ 3-4 साल से नहीं आ रहा, बट दैट क्वेश्चन इज वेरी गुड, ठीक है। वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी के बेस पे न्यूमेरिकल है ये आपका, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है द वोल्ट मीटर शोन इन द फॉलोइंग फिगर। एक वोल्ट मीटर आपको गिवन है क्वेश्चन में, कुछ इस तरीके से आपको वोल्ट मीटर गिवन है, कुछ आपको इस तरीके से सर्किट में वोल्ट मीटर एक गिवन है, और ये वोल्ट मीटर जो है इसका रेंज कितना है, 100 वोल्ट मीटर है। ये एक इस तरीके से पूरा रजिस्टर, ठीक है, कुछ इस तरीके से सर्किट आपका गिवन है। ये आपका ये आपका वोल्ट मीटर जो है बेसिकली उसमें रेंज आपको 100 वोल्ट का गिवन है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आपका एक वोल्ट मीटर VM लगा है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपका क्या है, RM है, ओके। और इस वोल्ट मीटर की जो सेंसिटिविटी दे रखी है वो हमको 500 ओम पर वोल्ट दे रखी है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आपको 100 के दे रखा है और ये रेजिस्टेंस RX है। आपसे क्वेश्चन में वो, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। उसमें लिखा हुआ है थ्योरी में, द वोल्ट मीटर शोन इन द फॉलोइंग फिगर हैज द रिस्पेक्टिवली 500 ओम पर वोल्ट। ये जो वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी कितनी है, 500 ओम पर वोल्ट है। सेंसिटिविटी क्या होती है आपका, आउटपुट अपॉन इनपुट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम 1 वोल्ट का चेंज करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस में हमारा कितना ओम का चेंज होगा, 500 ओम का चेंज होगा, ठीक है। तो इसमें दे रखा है कि रिस्पेक्टिवली 500 ओम पर वोल्ट एंड द फुल स्केल वैल्यू ऑफ दिस वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर की जो फुल स्केल वैल्यू हमको गिवन है दैट इज इक्वल टू सिंपली 100 वोल्ट। इस वोल्ट मीटर की जो फुल स्केल वैल्यू है वो हमको 100 वोल्ट गिवन है। फिर इसमें लिखा है व्हेन कनेक्टेड एज द सर्किट एज शोन इन द फिगर द मीटर इज 20 वोल्ट, यानी कि इस वोल्ट मीटर के करस्पॉन्डिंग जो हमको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, वो आउटपुट वोल्टेज कितना मिल रहा है हमको, 20 वोल्ट आउटपुट हमको मिल रहा है। तो वो ये कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द RX रेजिस्टेंस। इस क्वेश्चन के लिए हमें RX रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप यहाँ पे देखिए कि जब भी कभी भी किसी भी क्वेश्चन में सेंसिटिविटी दे रखा हो ना, तो हमें कोई ना कोई पैरामीटर फाइंड आउट करना आना चाहिए। अब देखिए वोल्ट मीटर की जो सेंसिटिविटी है वो कितनी दे रखी है, 500 ओम पर वोल्ट, और इसका फुल स्केल वैल्यू कितना दे रखा है, 100 वोल्ट। अगर हम 100 वोल्ट का मल्टीप्लाई करते हैं तो वोल्टेज से वोल्टेज कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 5103 ओम। तो ये बेसिकली क्या मिल गया, इस सेंसिटिविटी के हेल्प से हमको क्या मिल गया, इस वोल्ट मीटर यानी मीटर का रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल गया। इस 50,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 50,000 इज टू बी यूज्ड एज एन 50 किलो ओम रेजिस्टेंस। 50,000 को हम क्या कर सकते हैं, 50 किलो ओम रेजिस्टेंस की तरीके से देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि आपको इस क्वेश्चन की हेल्प से क्या पता लग गया, मीटर का रेजिस्टेंस पता लग गया। मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 50 किलो ओम का है, और उसने क्वेश्चन में गिवन है कि इस करस्पॉन्डिंग इस वोल्ट मीटर का जो आउटपुट है 20 वोल्ट है, यानी हम आउटपुट को वोल्ट मीटर का VM लिख सकते हैं। VM कितना है आपका, 20 वोल्ट है। अच्छा,
आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट RX करना है। बेसिकली यहाँ भी नेटवर्क ही लगेगा आपका। तो देखिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये मीटर रेजिस्टेंस और RX रेजिस्टेंस क्या है, दोनों दूसरे के क्या है, पैरेलल में है। अगर मैं ये लिखूं कि मैंने एक RS वेरिएबल लिया और ये लिखा कि RS रेजिस्टेंस जो है वो RX पैरेलल टू RM है, यानी जो सोर्स रेजिस्टेंस, इसको बेसिकली इन दोनों, इस RX रेजिस्टेंस और RM रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन को मैंने क्या ले लिया, एक RS ले लिया। अगर मैं यहाँ से, ठीक है, तो अब सर्किट देखिए, अगर इसके कॉम्बिनेशन को मैं RS लूंगा तो RS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, RX इक्वल टू हो जाएगा RX और RM कितना है 50 इंटू 50 डिवाइड बाई 50 प्लस RX। ओके, ठीक है, तो इसको हम क्या डाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हैं। फिर देखिए आप कि अगर हम वोल्ट मीटर के आउटपुट को देखें तो अगर इस रेजिस्टेंस को हमने क्या, इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमने क्या ले लिया, RS ले लिया। अगर इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमने RS ले लिया तो हमारा इफेक्टेड सर्किट क्या बचा, हमारा इफेक्टेड सर्किट तो यही बचा ना, ये हमारा 100 वोल्ट का वोल्टेज है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हमको कितना गिवन है, दैट रेजिस्टेंस इक्वल टू गिवन है 100 किलो ओम। ये रेजिस्टेंस हमने अपनी तरफ से RS मान लिया और इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट का है। तो यहाँ क्या लगा सकते हैं, फिर से वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा सकते हो। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या होगा, V0 इक्वल टू RS इंटू 100 डिवाइडेड बाई RS प्लस 100। तो अगर इसको सॉल्व करें तो V0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, द वैल्यू ऑफ द V0, V0 आपको क्वेश्चन में V0 लिखो या फिर इसको आप, इसको बेसिकली आप VM लिख सकते हैं, ठीक है, VM लिख लेता हूं मैं। तो VM कितना गिवन है आपको, 20 वोल्ट गिवन है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 20 इक्वल टू RS इंटू 100 डिवाइड बाई RS प्लस 100। तो इसको सॉल्व करके यहाँ से आप RS का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सपोज मैं मान लेता हूँ कि इस इक्वेशन को मैं क्या डालता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 डालता हूँ। तो अगर हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 2 को सॉल्व करके आपकी RS की वैल्यू आ जाएगी। मैंने मान लिया कि RS की वैल्यू तो सॉल्व करके आई, वो आपकी बेसिकली x ओम आ गई, ठीक है। अब क्या करिए, इस RS की वैल्यू को क्या करिए, आप इक्वेशन नंबर 1 में क्या करिए, पुट करिए। अगर आप RS की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, सपोज अगर RS की वैल्यू x ओम आई है तो x इक्वल टू RX इंटू 50 डिवाइड बाई RX प्लस 50। तो यहाँ से आपकी RS की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपसे क्वेश्चन में इस RX की ही वैल्यू पूछी थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को इजीली वे में कर सकते हैं। दैट क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट में अब आपका ये हो गया एक PMC इंस्ट्रूमेंट का जो पार्ट था। देखिए PMC इंस्ट्रूमेंट में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, PMC इंस्ट्रूमेंट में मैंने आपको PMC इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन पढ़ाया कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, ठीक है। इसका वर्किंग PMC इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है, मैंने आपको वर्किंग पढ़ाया। फिर PMC इंस्ट्रूमेंट में मैंने आपको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन पढ़ाई, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन को प्रूव कराया। फिर मैंने आपको क्या कराया, PMC इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड आपको क्या कराया, न्यूमेरिकल्स कराया। न्यूमेरिकल्स में बेसिकली हमने दो एप्लीकेशंस को लिया, एक अमीटर को लिया, ठीक है, और एक आपका वोल्ट मीटर को लिया। तो दैट PMC इंस्ट्रूमेंट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आप ये मान लीजिए कि अगर आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा तो मैं PMC इंस्ट्रूमेंट में से अराउंड 15 to 20 मार्क्स का पूछूंगा, ये श्योर है। तो यहाँ से आपका 15 से 20 नंबर कवर होगा एंड सेमेस्टर में, ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है, दैट इज एन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि आपका PMC इंस्ट्रूमेंट है जो परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें बेसिकली क्या करते हैं हम, परमानेंट मैग्नेटिक, देखिए उसका नाम PMC क्यों है, क्योंकि उसमें हम जो हमारा स्प्रिंग जो मूव करती है, वो स्प्रिंग मूव करती है एक हमारी कॉइल की वजह से। और मूविंग आयरन में क्या होगा, जो हमारी स्प्रिंग मूव करेगी बेसिकली वो आयरन पीस की वजह से मूव करेगी। तो PMC इंस्ट्रूमेंट में क्या कर रहे थे हम, परमानेंट मैग्नेट को यूज कर रहे थे। पर जो आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, जो आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, उसमें हम परमानेंट मैग्नेट को यूज ना करके बेसिकली हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करते हैं। तो इसका कुछ कंस्ट्रक्शन देख लीजिए आप, कुछ इस तरीके का होता है। ये हमारे पास एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट को बेसिकली क्या करेंगे हम, बेसिकली इनर्जाइज करेंगे, ये क्योंकि ये हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को जब हम इनर्जाइज करेंगे तो हमारा क्या होगा, पर्टिकुलर कंटिन्यूसली हमारा क्या होगा, फ्लक्स पास होगा। हमारा क्या होगा, इस पर्टिकुलर मैग्नेट्स की, क्योंकि अगर इसको एनर्जाइज किया तो ये मैग्नेट क्या करेगी, कंटिन्यूसली फ्लक्स पास करने लगेगी। फिर क्या करेंगे, इसके पास में हम एक पर्टिकुलर एक आयरन पीस को रखेंगे। हम क्या करेंगे, एक आयरन पीस को रखेंगे। तो और उस आयरन पीस से क्या करोगे, उस आयरन पीस में क्या करेंगे हम, बेसिकली एक स्प्रिंग सिस्टम लगा देंगे। ये स्प्रिंग सिस्टम क्या करेगा, जो कि आपका कंट्रोलिंग टॉर्क को प्रोवाइड करने का काम करेगा। फिर यहाँ पे हम एक बेसिकली डैम्पिंग को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग करेंगे। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग मैंने आपको बताया था कि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है और एक एडी करंट डैम्पिंग होती है और एक फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है।
तो एडी करंट डैम्पिंग बेसिकली वहां पर होती है जहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत स्ट्रांग होती है। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग वहां पर होती है जहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत कम होती है। और फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग हम वहां यूज करते हैं जहां किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में सेंसिटिविटी बहुत कम होती है। यहाँ पर जो टेक्निक यूज कर रहे हैं बेसिकली हम स्प्रिंग कंट्रोल टेक्निक यूज कर रहे हैं फॉर द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि स्प्रिंग कंट्रोल टेक्निक और ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक क्या होती है। तो बेसिकली यहाँ पे इट्स नॉट एन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इट्स फॉर एन कंट्रोलिंग टॉर्क। तो कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए बेसिकली जो हम ये मैकेनिज्म यहाँ कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए यूज कर रहे हैं दैट इज यूज एन स्प्रिंग कंट्रोल टेक्निक। स्प्रिंग कंट्रोल टेक्निक को और ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक तो होती है, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो कंट्रोलिंग टॉर्क तो बेसिकली यहाँ पे हम स्प्रिंग को यूज कर रहे हैं। तो कंट्रोलिंग टॉर्क बेसिकली हमारा जो है वो स्प्रिंग कंट्रोल टेक्निक के थ्रू हो रहा है। फिर क्या करते हैं, ये जो आयरन पीस है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि कोई भी अगर एक फ्लक्स हो, अगर कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स हो, अगर उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स के कांटेक्ट में अगर हम कोई भी एक आयरन पीस रखेंगे तो उस पर क्या लगेगा, एक फोर्स ऑफ लॉरेंज फोर्स लगेगा। अब ये जो आयरन पीस है, ये आयरन पीस के दो चांसेस हैं। हो सकता है कि ये आयरन पीस जो है ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड के अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड की अंदर की तरफ आने की कोशिश कर रही हो, मतलब कि एक अट्रैक्शन हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इस आयरन पीस को क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड आयरन पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी तो ये आपकी जो आयरन पीस है वो मूव करेगी। और इस आयरन पीस से हमने क्या कर रखा, अपना एक स्पिंडल कनेक्ट कर रखा। जब ये आयरन पीस इस बेसिकली फ्लक्स के अंदर फ्लक्स की तरफ अट्रैक्ट होगा, फ्लक्स की तरफ मूव करेगा, तो क्या होगा कि इसके मूवमेंट से जो स्पिंडल है ये भी बेसिकली क्या करेगा, मूव करेगा। और बेसिकली हमको क्या मिल जाएगा, डिफ्लेक्टेड टॉर्क मिल जाएगा। तो अगर ये आयरन पीस इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फ्लक्स के कॉन्टैक्ट मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से अगर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करता है तो हम ये बोलते हैं इट इज एन मूविंग आयरन अट्रैक्शन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये बेसिकली हमारा मूविंग आयरन अट्रैक्शन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है। और अगर ये आयरन पीस बेसिकली इस फ्लक्स की वजह से अगर रिपेल होने की कोशिश करता है तो बेसिकली हम उसको क्या बोलते हैं, मूविंग रिपल्सन इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो बेसिकली आपके जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है वो दो तरह का होता है। एक बेसिकली आपका अट्रैक्शन टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है और एक रिपल्सन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर ये बेसिकली आपका जो आयरन पीस है ये फील्ड के कांटेक्ट में आकर अट्रैक्ट होने की कोशिश करता है तो उसको बेसिकली हम बोलते हैं मूविंग आयरन अट्रैक्शन टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर ये आपकी जो आयरन पीस है ये इस फील्ड के फ्लक्स की वजह से अगर रिपेल होने की रिपल्सिव फोर्स लगता है तो उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, मूविंग आयरन रिपल्सिव फोर्स करते हैं। तो इट इज ए बेसिकली कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे जो बेसिकली हम स्प्रिंग के लिए कंट्रोलिंग टॉर्क यूज कर रहे हैं तो बेसिकली हमारा स्प्रिंग कंट्रोल टेक्निक है। यहाँ पर जो हम डैम्पिंग यूज कर रहे हैं बेसिकली वो हमारा एक एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ द पीएसयू कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में हम कौन सी डैम्पिंग को यूज करते हैं। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में हम जो डैम्पिंग यूज करते हैं बेसिकली एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं। और पीएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो हम डैम्पिंग यूज करते हैं इट्स एन एडी करंट डैम्पिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का क्या था, ये मैंने आपको मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का एक कंस्ट्रक्शन बता दिया कि एक मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का एक कंस्ट्रक्शन होता है। अब नेक्स्ट हमारा कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। ठीक है, अब देखिए कि मूविंग आयरन जैसे कि हमने पीएमसी इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टेड टॉर्क की इक्वेशन को प्रूव किया था, उसी तरीके से हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में भी डिफ्लेक्टेड टॉर्क की इक्वेशन को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मैं डायग्राम को फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ कि ये बेसिकली हमने यहाँ पे एक सप्लाई वोल्टेज लगाया और वोल्टेज लगाने के बाद में इसमें कुछ करंट इस तरीके से पास हुई। ठीक है, इस तरीके से फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से फ्लक्स पास हो रहा है। तो आप जानते हैं कि जब कोई भी फ्लक्स पास होता है मैग्नेटिक सिस्टम में तो उसमें परमिबिलिटी कितना होता है, म्यू नॉट होता है। अब देखिए ये आयरन पीस क्या है, आयरन पीस जब इसकी तरफ आएगा तो पहले तो क्या था आपका यहाँ पे एयर था, तो एयर की परमिबिलिटी कितनी होती है, म्यू नॉट होती है। जब आयरन पीस इसकी तरफ आएगा तो इफेक्टेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स का परमिबिलिटी होगा बेसिकली क्या करेगा, आपका चेंज हो जाएगा। तो अब जो परमिबिलिटी होगा वो किसकी वजह से होगा, एयर प्लस आपका आयरन पीस की वजह से, इन दोनों की वजह से आपका परमिबिलिटी होगा। इसीलिए इस आयरन परमिबिलिटी को मैंने सपोज दैट यू आर मान लिया, इस आयरन परमिबिलिटी को मैंने क्या मान लिया, यू आर मान लिया। तो अब आपका इफेक्टिव परमिबिलिटी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो जाएगा जब ये आयरन पीस इसकी तरफ आ रहा था। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, अब आप जानते हैं कि जब ये पर्टिकुलर जो आयरन पीस है जब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की तरफ आएगा तो उस पर लॉरेंज फोर्स बनेगा जिससे उसका इंडक्टेंस चेंज होगा। वो आप सारा मैग्नेटिक फील्ड का सिस्टम जानते हैं। तो फाइनली इफेक्टिव क्या होगा, फ्लक्स चेंज होने से आपका इंडक्शन का मैकेनिज्म प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा टोटल एल में इंडक्टेंस में चेंज हुआ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द म्यू नॉट इनटू म्यू आर। क्योंकि फ्लक्स में चेंज क्यों हुआ है, फ्लक्स में चेंज इसलिए हुआ है
कि आयरन पीस क्या कर रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आएगा। आयरन पीस अगर इस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आएगा तो इफेक्टिव परमिटिविटी है वो आपकी क्या हो जाएगी, चेंज आएगी। अगर इफेक्टिव परमिटिविटी चेंज हो जाएगी तो इफेक्टिव हमारा इंडक्टेंस भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो अब देखिए जब ये आयरन पीस इसकी तरफ आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे स्पिंडल लगा हुआ है, तो बेसिकली क्या होगा कि जब आयरन पीस की तरफ आएगा तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन पोजीशन ऑफ मूविंग आयरन चेंज द इंडक्टेंस इज चेंज। तो अगर ये इसकी तरफ आएगा तो कुल मिला के आपका थीटा जो है, जो आपका स्पिंडल का जो ये पर्टिकुलर एक एंगल है, ये एंगल भी क्या होगा, चेंज होगा। तो हम बोल सकते हैं कि एल के चेंज होने की वजह से क्या होगा, अगर हम इंडक्टेंस को चेंज होगा तो एल के चेंज होने की वजह से हमारा थीटा भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो आपका टॉर्क है, टॉर्क बेसिकली क्या है, डिफाइन करते हैं du बाई डी थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू डिफाइंड बाई du बाई डी थीटा। इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। दैट इज एन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज एन पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको ये भी पता है कि इंडक्टर अपने एनर्जी, तो इंडक्टर की एनर्जी कितनी होती है, इंडक्टर की एनर्जी जो होती है वो होती है आपकी U इक्वल टू 1/2 Li स्क्वायर, U इक्वल टू 1/Li स्क्वायर। तो अगर हम बेसिकली इसी इक्वेशन को, अगर हम इसी को डिफरेंशिएट कर दे तो हमको इफेक्टिव क्या मिल जाएगा, टॉर्क मिल जाएगा। टॉर्क क्या है, आपका पोटेंशियल एनर्जी ड्यू बाई डी थीटा का क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म है। तो आपको पता है कि जो इंडक्टेंस चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है, थीटा वजह से चेंज हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, एक थीटा डिपेंडेंट वेरिएबल है एल। तो इफेक्टिव अगर हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इसको अगर मैं कुछ ऐसे लिखूं, सपोज अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिखूं du बाई डी थीटा, और du बाई डी थीटा किसके बराबर है, आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर है। तो कितना हो जाएगा 1/2 dl बाई डी थीटा इंटू आई स्क्वायर। तो ये आपकी क्या आ गई, एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन आ गई। तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ एन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो आप इसमें कुछ 1 2 3 पॉइंट है, इट इज द इक्वेशन ऑफ एन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। एक पॉइंट आप यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क 1/2 Li स्क्वायर है और कंट्रोलिंग टॉर्क हमारा किसके बराबर है, k थीटा के बराबर है। यानी कि हम बोल सकते हैं थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर। तो देखिए जो आपका पीएमसी इंस्ट्रूमेंट था उसमें आप देखेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की, पीएमसी इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की क्वेश्चन क्या थी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था NVAI। यहाँ पे एक आई वेरिएबल था पर यहाँ कितना है, आई स्क्वायर वेरिएबल। तो जो आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में आई स्क्वायर वाला पार्ट होता है। पीएमसी में क्या हो रहा था कि पॉजिटिव था साइकिल था, फिर नेगेटिव साइकिल था, तो दोनों वैल्यू क्या हो रही थी, जीरो हो रही थी। पर यहाँ पे अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी भी आपकी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में तो उसका स्क्वायर होने पर वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो पीएमसी इंस्ट्रूमेंट के लिए बेसिकली एवरेज वैल्यू जीरो नहीं होती है। तो बेसिकली पीएमसी इंस्ट्रूमेंट्स में अगर आपका जो कोई भी वेव फॉर्म दे रखा हो तो पीएमसी इंस्ट्रूमेंट बेसिकली हमारा क्या करता है, एक बेसिकली पीएमसी इंस्ट्रूमेंट जो हमारा होता है वो एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करता है। और अगर मैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की बात करूं जो मैंने भी पढ़ा है, तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट बेसिकली एक आपका एक आरएमएस वैल्यू मेजरमेंट कर सकता हूं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि पीएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है वो किसी भी वेव की एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करता है, जबकि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है वो बेसिकली आपका आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। पीएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ डीसी को मेजरमेंट करता है, जबकि आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपका एसी प्लस डीसी दोनों को ही करता है। एक चीज आप यहाँ पे और याद रखिएगा, जो मैंने ये सप्लाई लगाई है आपकी कुछ भी हो सकती है, डीसी भी हो सकती है, एसी भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से पीएमसी इंस्ट्रूमेंट जो होता है बेसिकली वो आपका आरएमएस वैल्यू को मेजरमेंट करता है, ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा। और जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है एवरेज वैल्यू को मेजरमेंट करता है, जबकि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है जो बेसिकली आपका आरएमएस वैल्यू को मेजरमेंट करता है। और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एसी प्लस डीसी दोनों को मेजरमेंट करता है, जबकि पीएमसी इंस्ट्रूमेंट सिर्फ और सिर्फ डीसी वैल्यू को मेजरमेंट करता है। ठीक है, उसके बाद में आपका किसी को और कुछ प्रॉब्लम, चलिए ठीक है, फिर मैं आज की क्लास